हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। आप लोग पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो अपना एप्लीकेशन आशीष क्लासेस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। डेमो वीडियोस देखकर आप वीडियो कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। एक जो स्क्रीन पीडीएफ है इसका, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। और आज के इस एडिटोरियल में खास ये है कि पैसेज मैंने इंक्लूड किया है। तो पहले हम एडिटोरियल रीड करेंगे, उसके बाद उस एडिटोरियल के बेसिस पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं पैसेज के, वो हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पैसेज जिसका टोन जो है वो कैसा है। टोन है ऑप्टिमिस्टिक। कैसा टोन है? ऑप्टिमिस्टिक टोन है। मतलब लेखक यहाँ पे आशावादी है। किस चीज को लेकर आशावादी है? कि भी इन्फ्लेशन कम हुई है, ग्रोथ है वो बढ़ी है, ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको। हायर ग्रोथ रेट मिलेगी, लो इन्फ्लेशन मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑप्टिमिस्टिक टोन का पैसेज है। किस बारे में है? इंडियाज इकोनॉमी इज करंटली इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। भारत की इकोनॉमी वर्तमान में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जैसे देखो, लो इन्फ्लेशन है, हाई ग्रोथ है, फॉलिंग फूड प्राइसेस एंड ए मच वाइडर ग्रोथ है। इसमें महंगाई कम है, ग्रोथ ज्यादा है, गिरती हुई फूड प्राइसेस हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ है ना। ग्रोथ इन्फ्लेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। प्रेजेंटिंग एन ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यही दे रखा है कि ये टोटल मिला के कुल मिला के ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को प्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं विस्तार से। जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको इस एडिटोरियल रीडिंग के दौरान बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। आप वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस जैसा कोई सेशन नहीं हो सकता। मतलब कहें कि एडिटोरियल या न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा और कोई चीज अगर आप प्रयास करें कि कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता विकसित कर लेंगे, तो उससे बेहतर मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। और ट्रांसलेशन आप यहाँ पे सीखेंगे ही। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स ऐसे सीखते हैं कि जैसे आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ एप्लीकेशन सिखाया जाता है कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो टाइटल इसका दे रखा है इम्प्रूविंग मैक्रोज। ठीक है, ऑन द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन। इम्प्रूविंग मैक्रोज मतलब, इम्प्रूव का मतलब सुधारना है ना, सुधरना है। तो ये इम्प्रूव होता हुआ, मैक्रोज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना। व्यापक स्तर की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो एक्टिविटीज है उसकी बात कर रहा है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इंप्रूविंग मैक्रोज। इंप्रूविंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, आईएनजी फॉर्म में दे रखा है। मैक्रोज हो गई मैक्रो इकोनॉमिक। देखो कई बार देखते हो आप इकोनॉमी में ये वर्ड आते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में सूक्ष्म स्तर की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण हम करते हैं, स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक में पूरे नेशन वाइड जो इकोनॉमी है ना, उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमी जो एक्टिविटीज हैं वो इंप्रूव हो रही हैं, तो सुधरती हुई व्यापक अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियां। किसको लेकर लिखा गया है? आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर जो आउटलुक है उसको लेकर लिखा गया है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और आउटलुक जो है वो है, वैसे तो दृष्टिकोण भी होता है। तो यहां एक तो मैं वर्ड डाल रहा हूं दृष्टिकोण, और एक और इसका मतलब होता है दृष्टिकोण के अलावा आप इसको कह सकते हैं पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान कहें या दृष्टिकोण कहें, ये इसका हिंदी में मतलब है। फिर एक रिलेटिवली वर्ड है, इसका मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक रूप से। ठीक है। सेट फॉर का मतलब है तैयार, रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर, ये एक फ्रेज है। एक है अलार्म्ड, ये है चिंतित। वरीड कह दीजिए, कंसर्न्ड कह दीजिए, डिस्टर्ब्ड कह दीजिए। स्नैप का मतलब कटौती करना है ना, कम करना है। तो ये एंड करना भी होता है, कटौती करना, बीच में ही अचानक से ब्रेक कर देना, ये मतलब है। और स्ट्रीक का मतलब है एक श्रृंखला, जो लगातार चल रही है कोई चीज, है ना, सीरीज बना रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। अब यहां हम डिस्कस कर रहे हैं आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन। महंगाई को लेकर जो एक आउटलुक है, एक दृष्टिकोण है या संभावना है महंगाई को लेकर। यहां संभावना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कैसी रहेगी भविष्य में उसको लेकर हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आगे कह रहे हैं इंडिया सीम्स। इंडिया की वर्ब है भाई, वो सीम्स है। ये वर्ब है, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है। सेट फॉर, तो यहाँ सेट फॉर जो है ना वो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है इसका, सीम का। तो ये एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट। तो भारत ऐसा लगता है कि तैयार है, रेडी है मतलब।
अ पीरियड ऑफ लो इन्फ्लेशन, और किसके लिए तैयार है, तो सेट तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और किसके लिए तैयार है, तो फोर जो है, एक्चुअल में यहाँ फोर को अलग ही निकाल दो तुम, है ना, ऐसा समझो कि ये एडजेक्टिव है, फोर यहाँ प्रेपोजिशन है। किसके लिए तैयार है, अ पीरियड, एक ऐसे समय के लिए जो किसका रहेगा, वो दौर रहेगा लो इन्फ्लेशन का, कम महंगाई का, एंड रिलेटिवली हाई ग्रोथ, और तुलनात्मक रूप से ज्यादा वृद्धि का। बात समझ में आ रही है। भारत ऐसा लगता है कि जैसे तैयार है उस दौर के लिए जो दौर होगा लो इन्फ्लेशन का और कंपैरेटिवली हाई ग्रोथ का। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो आगे, नीदर द गवर्नमेंट नॉर द आरबीआई, तो नीदर के साथ नोर ये कंजंक्शन है और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है नीदर नोर, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये जो होते हैं ना ईदर और, या फिर मैं कहूं नीदर नोर, ठीक है, या फिर मैं कहूं नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो कंजंक्शंस हैं, ये कैसे कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इनका पेयर आपको याद रखना है, इसके पेयर संबंधी क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। तो ना तो सरकार और ना ही आरबीआई, ठीक है। और इस प्रकार के चीजों में पिछले सेशंस अगर आपने देखे हैं तो बताया है कि मैंने जो वर्ब लगानी होती है वो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना, इनके बाद, और के बाद, नोर के बाद, बट ऑल्सो के बाद, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम लगाते हैं। तो ना ही तो सरकार और ना ही आरबीआई, आरबीआई से पहले द लगेगा, एक तो काम की बात ये है। ये विल लाइकली बी अलार्म्ड, लाइकली मतलब पॉसिबल होना, संभावना होना, और विल बी इसकी वर्ब हो गई, बी के बाद में ये अलार्म्ड दे रखा है, ये एडजेक्टिव है, अलार्म्ड चिंतित होना। तो ना तो सरकार की संभावना है ऐसी, ना आरबीआई की संभावना है कि वो चिंतित होगी, किससे, राइज इन रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में थोड़ा खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन उस चीज से ना तो सरकार चिंतित होने वाली लगती है और ना ही आरबीआई। इवन दो, यद्यपि, ये भी कंजंक्शन है, इट स्नैप्ड, यद्यपि इस चीज ने, अगस्त के अंदर ये एक ऐसा पड़ाव आया, उस पड़ाव के लिए इट लगाया है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है स्नैप्ड। इसने क्या किया, अ 9 मंथ स्ट्रीक, 9 महीने का जो सीरीज चल रही है, जो सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस रन है, उसको इसने कट ऑफ किया। उसने एक बार व्यवधान पैदा कर दिया ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन रेट्स, और ये स्ट्रीक थी किसकी, ये कंटिन्यूअस रन या सीरीज या सीक्वेंस किसका था, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, या इसको कहिए डिक्रीजिंग, घटता हुआ। इन्फ्लेशन रेट्स का मतलब हो गया महंगाई की दरें, है ना। बाकी महीनों में क्या चल रहा था, महंगाई की दरें घट रही थी, ये एक बीच में ऐसा महीना आया जहां पे ये स्ट्रीक टूट गया, ये श्रृंखला टूट गई, थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई इस बढ़ोतरी से ना तो यहाँ पे आरबीआई लगता है चिंतित होगा और ना ही सरकार चिंतित होगी। बात क्लियर है क्या। इसमें दो सब्जेक्ट आपने देखे, एक द आरबीआई था, इसकी वर्ब तो विल बी है, फिर एक इट वर्ब है, इसकी वर्ब, इसकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्नैप्ड, ठीक है। 9 मंथ स्ट्रीक है, ये वो नाउन प्लस नंबर प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट है, ये नंबर है, ये प्रश्न आता है परीक्षा में बहुत बार। ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, तो नंबर के बाद दो नाउन लगातार दे रखी हो तो ये नाउन जो है वो हमेशा ही कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ये हमेशा ही सिंगुलर होगी, प्लुरल नहीं होगी, मंथ्स नहीं होगा। क्लियर है भाई। आगे देखिएगा नंबर 2 में, एट 2.1%, अब 2.1% जो दर है ना, उस पर अगर देखें, इस पर्टिकुलर दर पे देखें, इट इज, इट की वर्ब है वो इज है, जस्ट मार्जिनली विद इन, जस्ट भी एडवर्ब और मार्जिनली भी एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब से पहले एडवर्ब ही आ सकता है। मार्जिनली मतलब होता है आंशिक रूप से, स्लाइटली, तो इसको लिख दीजिए आंशिक रूप से, ठीक है। स्लाइटली कहिए, बेयरली कहिए, मिनिमली कहिए। एक कंफर्ट बैंड जो है ना, इसका मतलब है कि जो एक ऐसी लिमिट, ऐसा दायरा जो स्वीकार करने योग्य है, ठीक है। तो स्वीकारने योग्य, स्वीकारने योग्य दायरा, मतलब जहां फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो सहन कर ही जाएंगे। ग्लैड का मतलब है खुश या प्रसन्न चित्त। सबड्यूड का मतलब है नियंत्रित, सबड्यूड का मतलब कम होता है, नियंत्रित होता है। अच्छा, हर्टनिंग जो है इसका मतलब है प्रोत्साहन देने वाला, प्रोत्साहन वर्धक, प्रोत्साहन वर्धक, प्रोत्साहन देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला। 2.1% पर इट इज जस्ट मार्जिनली विद इन, विद इन का मतलब होता है इनसाइड, एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। विद इन मतलब जो भी दे रखा है ना उसके अंदर अंदर, इनसाइड ये क्या है, प्रेपोजिशन है।
तो कह रहा है कि 2.1% पर इट इज जस्ट मार्जिनली विद इन द आरबीआई कंफर्ट बैंड ऑफ 2% टू 6%। आरबीआई का एक कंफर्ट बैंड है, आरबीआई कहता है कि इतनी महंगाई तो हम झेल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता है हमारी 2 से 6%, तो 2.1% रही है, तो फिर आंशिक रूप से मतलब ये उसी में है, मतलब 2 से 6% के बीच ही है, विद नो रियल मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, और इसमें कोई भी वास्तविक जो व्यापक अर्थव्यवस्था संबंधी खतरे हैं वो दिख नहीं रहे। इसमें कोई ऐसा व्यापक स्तर के या बड़े स्तर पे कोई खतरा भी नजर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई आपको? यहां जो विद है ना वो प्रेपोजिशन है, नो है वो डिटरमिनर है, रियल है वो एडजेक्टिव है, और मैक्रो इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, रिस्क है वो नाउन है। बात क्लियर है? आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट वुड बी ग्लैड, अब सरकार है वो प्रसन्न होगी। वुड क्यों लगाते हैं? एक संभावना के लिए, एक इमेजिनेशन के लिए, एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए कि ऐसा होगा कि सरकार जो है, ऐसा लग रहा है लेखक को कि सरकार तो खुश होगी। क्या देखकर? टू सी, ये देखकर, क्या फूड इन्फ्लेशन रिमेनिंग सबड्यूड, की जो खाद्य महंगाई है वो बनी हुई है, रिमेन का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू कर रही है, सबड्यूड बनी हुई है, सबड्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। कैसी बनी हुई है? नियंत्रित, अंडर कंट्रोल है, लो है, एट द अर्बन एंड रूरल लेवल, किस स्तर पर? चाहे शहरी स्तर पे देख लो या ग्रामीण स्तर पे देख लो, लेवल की जब आप बात करते हो ना तो उसके लिए प्रेपोजिशन एट लगता है। लेवल बताना हो आपको कि इस स्तर पर, इस दर पर, उसके लिए आपको क्या लगाना है? एट का प्रयोग करना होता है, याद रखेंगे इस बात को आप। फिर समझ लो, 2.1% पर ये मार्जिनली, मतलब ये तो हो ही गया, खैर ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट जो है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमेशा ही नाउन प्रोनाउन होता है, ये आपका डिटरमिनर है, और गवर्नमेंट जो है वो नाउन है, ठीक है। वुड बी जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब बन गया। फिर ग्लैड है वो एडजेक्टिव बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। टू सी है वो इंफिनिटिव हो गया। फूड इन्फ्लेशन है ये कंपाउंड नाउन है। रिमेन है वो वर्ब है, हालांकि विद का प्रभाव यहाँ पे देखिए, टू सी इन्फ्लेशन रिमेनिंग, ये देखकर कि इन्फ्लेशन जो है बनी हुई है ना। अब यहाँ रिमेन जो है वैसे तो वर्ब के साथ ही आईएनजी लगता है, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के हम क्या करते हैं, हम जनरली उसको नाउन भी बना सकते हैं, उसको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, और उसको वर्ब भी बना सकते हैं। अब यहाँ आपको ये समझना है कि रिमेनिंग क्या है। तो गवर्नमेंट वुड बी ग्लैड, गवर्नमेंट खुश होगी ये देखकर कि फूड इन्फ्लेशन बनी हुई है। अब फूड इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है, हालांकि ये ऐसे, इसको ये मानो कि रिड्यूस्ड क्लॉज है, ये ऐसे समझिए फूड इन्फ्लेशन इज रिमेनिंग, ये इस अर्थ में है, इज रिमेनिंग के अर्थ में, ठीक है, जो कि लिंकिंग वर्ब फिर बनता है ये, तो उसी अर्थ में है। रिड्यूस्ड है, बस थोड़ा सा आपको दिख नहीं रही हेल्पिंग वर्ब इससे पहले, ठीक है। सबड्यूड फिर इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, वो अंडर कंट्रोल बनी हुई है, किस स्तर पर? रूरल और अर्बन स्तर पर। अर्बन एडजेक्टिव, रूरल एडजेक्टिव, लेवल्स नाउन। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, ये नाउन है, ये डिटरमिनर है। बात क्लियर है आपको? स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके, तो विशेष करके हार्टनिंग वुड हैव बीन, देखो ये सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा जाना चाहिए था, अगर इसका प्रॉपर ऑर्डर देखें तो ऐसा होना चाहिए कि जो 15.9%, 14.5% का संकुचन है ना, वो वुड हैव बीन हार्टनिंग, वो स्पेशली हार्टनिंग होना चाहिए, वो उल्टा होना चाहिए था, ये सब्जेक्ट, फिर ये वुड हैव बीन वर्ब, और हार्टनिंग फिर इसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसने उल्टा बना के दे दिया, है ना, क्योंकि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके होने पर आप ऐसे उल्टा भी यूज कर सकते हो, कुछ खास नहीं, तो इसलिए इसने इन्वर्जन का यूज किया है। अदरवाइज इसका रूप जो है वो ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ब होनी चाहिए थी। तो 15.9% और 14.5% कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? रिडक्शन, कटौती, ठीक है। इसे आप और क्या कहेंगे? इसको कहिए श्रिंकेज, संकुचन, ठीक है। तो इतने परसेंट की कटौती जो है वो वुड हैव बीन होगी, या वुड हैव बीन होती, है ना, वुड हैव बीन मतलब पास्ट में चला गया, इमेजिन करते करते ये होती, प्रोत्साहन वर्धक, ठीक है, किसमें? इन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, कीमतों में, कीमतें किसकी? सब्जियों की कीमतें, पल्सेज दालों की कीमतें, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है इन द सेम ऑर्डर, क्रमशः, इन द सेम ऑर्डर, ये एडवर्ब होता है, जिस सीक्वेंस में तुमने यूज किया ना उसी सीक्वेंस में, इन द सेम ऑर्डर, जैसे वेजिटेबल पहले और पल्सेस बाद में, ठीक है, तो वेजिटेबल का संबंध 15.9% से और पल्सेस का संबंध 14.5% से, ऐसे है, जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में ये है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल, राइट, तो ये ध्यान रखेंगे, स्पेशली एडवर्ब है यहाँ पे। आगे आइए, व्हेन कंबाइंड विथ, अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए, अगर इसको जोड़ दिया जाए, अगर इसको मिलाकर देखा जाए, तो ये होता है मर्ज्ड, मिलाकर,
कंबाइंड मतलब मिलाकर। आप इसे मर्ज्ड कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, जॉइंट कह सकते हैं, नेटेड कह सकते हैं। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है या तो आपूर्ति कहिए या प्रावधान कहिए। सप्लाई को भी कहते हैं, और क्या शर्त है, प्रावधान क्या है, उसको भी कहते हैं। अफोर्डेबल का मतलब है किफायती, जो आप आराम से इसको वहन कर सकते हो। रीजनेबली प्राइस्ड या इनएक्सपेंसिव, सस्ता हो, किफायती हो, उसको अफोर्डेबल कहते हैं। तो जब कंबाइन किया जाए किससे? व्हेन कंबाइंड विद, कंबाइंड के साथ विद लगता है। कंबाइन किसके साथ कर रहे हो? फ्री फूड ग्रेन्स प्रोविजन के साथ। फ्री मतलब मुफ्त, फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न, प्रोविजन का मतलब आपूर्ति, है ना, या प्रावधान मानिए। तो जब इसको जोड़ा जाए, इसको मर्ज किया जाए, इंटीग्रेटेड किया जाए या ज्वाइन किया जाए, किसके साथ? मुफ्त जो खाद्यान्न आपूर्ति है उसके साथ। किसके तहत? इस एक्ट के तहत। एक्ट के पहले दे लगता है जब भी किसी एक्ट की बात करोगे, अधिनियम की बात करोगे, लिख लेना इस बात को, आर्टिकल संबंधी प्रश्न बनता है। तो जब इसको इस तरह से देखा जाए कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत मुफ्त खाद्यान्न वाली जो एक प्रोविजन है या एक प्रावधान है ना, उसके साथ जोड़कर देखा जाए तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया कि जो कटौती हो रही है, जो ये रिडक्शन हो रहा है, ये जो कटौती, ये जो क्या कह सकते हो, घटना देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे घट रही है इन फूड प्राइसेज, खाद्य कीमतों में। इंश्योर्स, तो ये सुनिश्चित करता है, ये वर्ब है। अफोर्डेबल सप्लाईज, क्या क्या सुनिश्चित करता है? वो सप्लाई जो क्या है? अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब हो गया किफायती, सप्लाईज का मतलब हो गया आपूर्ति। किन की आपूर्ति? इन आवश्यकताओं की। दीज नेसेसिटीज में दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नेसेसिटीज है वो नाउन है। ठीक है, फिर समझो क्या कह रहा है कि जब इसको मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति या खाद्यान्न क्या कहें कि मुफ्त खाद्यान्न प्रावधान जो है ना, उसके साथ मर्ज करके देखा जाए तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है जिसमें दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डाउनवर्ड है वो एडजेक्टिव है, और मूवमेंट है वो नाउन है। ठीक है, किस में आ रहा है ये डाउनवर्ड मूवमेंट? किस में ये कटौती देखने को मिल रही है? किस में चीज सस्ती हो रही है? फूड प्राइसेस की बात कर रहा है। तो ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है क्या? कि भी किफायती आपूर्ति रहेगी इन आवश्यकताओं की, जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति बहुत ही किफायती होगी, बहुत ही सस्ती होगी। अदर नेसेसिटीज, बाकी आवश्यकताएं देखें, अदर डिटर्मिनर है, अदर के साथ नाउन है, प्लूरल आती है, ये नाउन है। अन्य आवश्यकताएं सच एज, उदाहरण देने के लिए एक फ्रेज यूज करते हैं जैसे कि कपड़ा, है ना, और फुटवेयर का मतलब जूते चप्पल। ठीक है, देख ही रहे हैं आप इसमें इमेज में। हाउसिंग घर, फ्यूल एंड लाइट ईंधन, पेट्रोल डीजल लाइट, है ना, ये सब। तो ये सब देखें तो ये उदाहरण है सारे। तो अन्य आवश्यकताएं जैसे कि ये आर इसकी वर्ब है। ऑल सीइंग इन्फ्लेशन, ये सब की सब क्या देख रही हैं? महंगाई देख रही हैं कि वो बनी हुई है लो। ठीक है, ये क्या देख रही हैं कि महंगाई बनी हुई है निम्न स्तर पर, एंड लोअर इन अगस्त देन इन जुलाई। और अगस्त में अगर देखें तो अगस्त में तो और भी कम है, किसकी तुलना में? जुलाई की तुलना में। डिग्री कंपैरेटिव आती है तो देन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर समझ लो कि अन्य आवश्यकताएं जैसे कि ये कपड़े, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, ये सब के सब देख रहे हैं। आर सीइंग इसकी वर्ब होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि इन्फ्लेशन बनी हुई है लो स्तर पर। ठीक है, और अगस्त में तो जुलाई से भी कम है, तो लोअर डिग्री कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए देन लग गया। आगे देखिएगा, आगे देखो क्या दे रखा है। एज थिंग्स स्टैंड, एज थिंग्स स्टैंड एक फ्रेज है, और जब अगर कोई आप में से कोई ऐसा हो जो लिखना पसंद करता हो इंग्लिश में, कोई आर्टिकल्स वगैरह, कोई ब्लॉग वगैरह, तो ये वाले फ्रेजेस है ना वो यूज करना सीखो आप। एज थिंग्स स्टैंड का मतलब है कि अगर एज ऑफ नाउ जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में, तो उसको बोलते हैं एज थिंग्स स्टैंड। ये मतलब होता है वर्तमान स्थिति में। सिनारियो का मतलब होता है परिदृश्य, सिचुएशन या सर्कमस्टेंस। और विटनेस का मतलब होता है देखना, अनुभव करना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। ठीक है, तो जैसे अगर वर्तमान की बात करें एज थिंग्स स्टैंड, हालांकि यहाँ पे थिंग्स की वर्ब ये है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है। भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, भारत का जो व्यापक अर्थव्यवस्था वाला दृष्टिकोण है, लुक्स ऐसा दिखता है, ये इसकी वर्ब हो गई। द एग्जैक्ट ऑपोजिट की, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना, ये टोटल कॉन्ट्राडिक्टरी है। और व्हाट यहाँ प्रोनाउन है। व्हाट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। इट वॉज लास्ट ईयर, जैसा कि व्हाट इट वॉज लास्ट ईयर, इट की वर्ब है वॉज है।
लास्ट ईयर है वो एडवर्ब है, ये टाइम बता रहा है। फिर देखो वर्तमान में अगर देखें, वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल उल्टा है जैसा कि ये पिछले साल था। ठीक है, फ्रॉम अ रिलेटिवली लो ग्रोथ, यहां से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग रेंज के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, जहां रेंज स्टार्ट होती है वहां पे फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम रिलेटिवली लो ग्रोथ। यहां से देखिए तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि, हाई इन्फ्लेशन सिनारियो, और जो उच्च महंगाई वाला स्थिति बन रही है, परिदृश्य बन रहा है उससे। अब यहाँ फ्रॉम खैर स्टार्टिंग रेंज नहीं है, ये कह रहा है कि यहाँ सोर्स बता रहा है कि यहां से देखेंगे, इस चीज से देखेंगे तो इंडिया इज नाउ विटनेसिंग, इंडिया की वर्ब इज है, नाउ है वो एडवर्ब है, इज के साथ ये मैन वर्ब है। भारत अब विटनेस कर रहा है हाई ग्रोथ को, मतलब उच्च वृद्धि और लो इन्फ्लेशन और कम महंगाई। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें, है ना, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन सिनारियो देखें तो भारत अब विटनेस कर रहा है हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये भी एक फ्रेज है ना, जिसमें इन प्रीपोजिशन है, अदर डिटर्मिनर है, ये नाउन है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब है गैप, डिफरेंस, अंतर। किस किस के बीच, दो चीजें हैं तो बिटवीन का प्रयोग किया, बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो अन्य शब्दों में कहें तो जो गैप है किस किस के बीच में, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, एट दिस टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल इस समय अगर देखें तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो वॉज, ये इसकी वर्ब डिफरेंशियल की, वो लगभग कितनी थी, ये प्रेपोजिशन है, 2.1 परसेंटेज पॉइंट थी, 2.1% पॉइंट्स थी। ठीक है, ये आंकड़े हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। आगे चला जाए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दिस ईयर, इस वर्ष, दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है आपको। तो इस साल इट इज, इट की वर्ब इज है, ये सब्जेक्ट है। अबाउट 5.5 परसेंटेज पॉइंट, इस वर्ष देखोगे तो पहले वो 2.1 परसेंटेज पॉइंट था, अब ये है 5.5 परसेंटेज पॉइंट्स। अ वेलकम एंड लार्ज गैप, एक स्वागत योग्य और बहुत बड़ा अंतर है। ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स जो होता है ना, ये एक फ्रेज होती है, वैसे ये एडवर्बियल फ्रेज इसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना। देयर आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, लेजिटिमेट जो वर्ड है इसका मतलब है वैध, और इरोड का मतलब है कमजोर करना, वीकन, अंडरमाइन, वेयर अवे। ये इरोड तो वर्ड पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो इस वर्ष अगर देखें तो ये 5.5 परसेंटेज पॉइंट्स हैं। एक वेलकम और लार्ज गैप है, ठीक है, गैप के लिए एडजेक्टिव दे रखे थे वेलकम और लार्ज। अब आगे नया वाक्य था, ऑफ कोर्स, ये निश्चित रूप से, देयर आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस, तो देयर से स्टार्ट कर रहा है तो एडवर्ब है, देयर तो वैसे एडवर्ब ही होता है, यहाँ पे ये डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, और उसके बाद में जो इन्वर्जन लग रहा है तो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट को देख के लग रही है, सब्जेक्ट ये है जिसमें क्वेश्चंस नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ऐसे लीगल क्वेश्चंस हैं, ऐसे वैलिड क्वेश्चंस हैं, ऐसे वैध प्रश्न हैं टू बी आस्क्ड, जो कि पूछे जाने हैं। टू बी आस्क्ड मतलब ऐसा होना शेष है, पूछे जाने हैं किस बारे में, जीडीपी और इन्फ्लेशन डेटा के बारे में, जीडीपी और महंगाई के आंकड़ों के बारे में। बट दोज क्वेश्चंस, लेकिन अब ये कंजंक्शन आ गया तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया, दोज क्वेश्चन सब्जेक्ट है जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो ऐसे तो वो क्वेश्चंस जो हैं, वर, ये इसकी वर्ब है, वैलिड एडजेक्टिव है, वो वैलिड थे लास्ट ईयर भी, एज वेल का मतलब है टू, एडवर्ब है, वैसे ये, वैसे फ्रेज है, वैसे यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है, टू का अर्थ देगी। एंड सो डू नॉट इरोड, और इसलिए ये इरोड नहीं करती है, ये क्वेश्चंस के लिए ही आ रहा है, इसी की वर्ब है, ये कमजोर नहीं करते हैं किसको, कंपेरेबिलिटी ऑफ द 2 ईयर्स, 2 सालों की तुलना को। फिर समझ लो, निश्चित रूप से वैध प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं जीडीपी और इन्फ्लेशन डेटा के बारे में, लेकिन वो प्रश्न पिछले साल भी वैलिड थे और इसलिए ये दोनों सालों की तुलना को कमजोर नहीं करते हैं। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे पैसेज। पैसेज के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कर पाते हो कि नहीं। पहला आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पूछा है आपसे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंफर्ट बैंड मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में मेंशन जो किया गया है कंफर्ट बैंड, उसका मतलब क्या है। तो कंफर्ट बैंड का मतलब द रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट सेट बाय द आरबीआई, क्या ये आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट सेट की गई थी, क्या ये द रेट एक्सेप्टेबल रेंज, कहा था ना स्वीकार्य दायरा, तो वही है, तो ये आपका बी आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट वेजिटेबल पल्स प्राइसेस। पल्स प्राइस तो वेजिटेबल में क्या पैसेज के अंदर पता लगा आपको कि बहुत ज्यादा बढ़ा है क्या, बढ़ने वाली बात तो हमने पूरे पैसेज में नहीं करी। ये कांस्टेंट रहे हैं क्या,
सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्या, बहुत ज्यादा घटे हैं क्या, तो ये आपका आंसर है। देखना जहां पे भी आपने ये देखा है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, जहां भी तुमने वेजिटेबल और पल्सेस की बात की है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की बात हमने की है। फिर नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब अंडर कंट्रोल था, लो था, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड दे रखा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और एक आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज द करंट ग्रोथ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। पैसेज के अनुसार जो वर्तमान ग्रोथ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको सिग्निफिकेंट क्यों माना गया है। ये लास्ट में दे रखा था आपको। बिकॉज इट इज स्मॉलर देन लास्ट ईयर, क्या ये पिछले साल की तुलना में कम था इसलिए। बिकॉज इट शोज हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ, क्या इसने ऐसा दिखाया कि महंगाई बढ़ी है ग्रोथ कम, नहीं तो वैसे ही कट जाएगा, इस पूरे पैसेज में महंगाई तो कम की बात हमने की है। बिकॉज इट इंडिकेट्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि ये व्यापक अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। बिकॉज इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट रेवेन्यूज की बात हमने कहीं की नहीं, ये बात हो नहीं सकती, पूरे पैसेज में नहीं है। पिछले साल की तुलना में ये कम था, ऐसा भी नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, ये आपका आंसर होगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया है पैसेज इस एडिटोरियल के बेसिस पर। तो आपको वैसे पीडीएफ जो है ना वो मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको ये वाला पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ में एक पीडीएफ और मिलेगा वर्ड लिस्ट, जिसमें आप हर एक वर्ड का वर्ड कैटेगरी, उसका क्या हिंदी में मतलब है, क्या उसके सिनोनिम्स हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, सब चीजें मिलेंगी, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।